गांव में एक आदमी मोहन अपनी पत्नी विनीता और अपने बेटा मनोज के साथ रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिस पर मेहनत करके अपना घर चलाता था, लेकिन वह एक नंबर का लालची किसान था। उसके मन में लालच कूट के भरा था। एक दिन की बात है, जब वह अपने खेत में खुदाई कर रहा होता है, तब उसका बेटा मनोज उससे कहता है, पापा, क्या हमारी फसल कभी अच्छी नहीं होगी? पड़ोसी अमन अंकल के खेत में तो बहुत अच्छी फसल होती है। बेटा, जो मेहनत से मिलता है वही अच्छा होता है। लालच मत कर, जितना हमारे नसीब में है हमें जरूर मिलेगा। एक दिन हमारी मेहनत का फल हमें मिलेगा। लेकिन पापा, अगर हमारी फसल अच्छी नहीं होगी तो हम पूरे साल कैसे उसे चलाएंगे? वैसे भी हमारा खर्चा बहुत ज्यादा है। भगवान ने हाथ दिए हैं काम करने के लिए, किस्मत का रोना रोने के लिए नहीं। बस कड़ी मेहनत करते रहो। बस मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि वह हमें ज्यादा दिन तक उदास नहीं रखेंगे, क्योंकि भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं। दोनों बाप बेटी आपस में बातें कर रहे थे, तभी वहां अंकित आ जाता है। अंकित को देखकर बंटी बोलता है, भाई अंकित, तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे होती है? मेरी फसल तो कभी इतनी अच्छी नहीं होती है। तुम क्या करती हो भाई? मेहनत के साथ थोड़ा दिमाग भी लगाना होता है। बंटी भाई, मैं अच्छी खाद और अच्छे बीज उपयोग करता हूँ, इसीलिए मेरी फसल अच्छी होती है। इस बार भी मैं अच्छी बीज और अच्छे खाद लाऊंगा। नए किस्म के बीज ये तुम्हें कहाँ से मिले भाई? जरा मुझे भी तो बताओ। शहर में एक व्यापारी आया था, उसने बताया था कि यह भी आम बीजों से ज्यादा उपज देते हैं। जरा बीज महंगे से, पर मैंने खरीद लिए थे। तुमने देखा था ना कि कितनी अच्छी पैदावार हुई थी, इसीलिए मैं वहीं से बीज ले आता हूँ। अगर मैं भी ऐसे बीज ले आऊँ तो मेरी भी फसल तुम्हारी जैसी अच्छी होगी, क्यों भाई अंकित? हाँ भाई, तुम्हारी भी फसल बहुत अच्छी तैयार होगी। मतलब मेरी फसल भी बहुत अच्छी होगी और मैं अच्छा मुनाफा कमाऊंगा और एक अमीर आदमी बन जाऊंगा। बंटी के मन में लालच का पहला बीज पड़ चुका था। उसके मन में अच्छा लाला जग जाता है। बंटी अपने घर में आता है और अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है। विनीता खाना बना रही होती है। बंटी को उदास देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ, आप इतने चिंतित क्यों हो? मैं आज से पहले आपको इतना चिंतित कभी नहीं देखा, क्या हुआ? अंकित भाई के खेत की फसल इतनी हरी भरी होती है और उनकी पैदावार भी दुगनी पहुंच चुकी है। उन्होंने आज मुझे बताया कि वह नए किस्म के बीज और खाद बोते हैं। वह बीज महंगे थे ना, हम वह बीज नहीं खरीद पाएंगे। उन्हें खरीदने के लिए अत्यधिक पैसों की आवश्यकता होगी। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अगर हम कुछ पैसे उधार लेने तो हम बीज खरीद पाएंगे, फिर हमारी भी पैदावार अच्छी होगी और पैदावार बीज के अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। कर्ज लेकर खेती करना जी ठीक नहीं है। पहले से ही हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। अगर समय पर कर्ज न चुका पाए तो हमारा घर और खेत भी हमसे छीन सकता है। ऐसे में मुझे एक ही रास्ता नजर आ रहा है, एक ही रास्ता नजर आ रहा है कि हम कर्ज न लें। तुम हमेशा डरती क्यों हो? अगर फसल अच्छी होगी तो कर्ज अपने आप उतर जाएगा। ये लालच नहीं, समझदारी है। मुझे पूरा भरोसा है जो हम कर्ज लेंगे उससे हमारा फायदा ही होगा। विनीता चुप हो जाती है। वह जानती है कि बंटी के मन में लालच घर कर रहा है, लेकिन उसे समझना आसान नहीं है। लेकिन बंटी के दिल में अत्यधिक लालच आ रहा था। बंटी अपने गांव के साहूकार के पास जाता है। रमेश एक बहुत अमीर आदमी है। वह लोगों को दोगुनी ब्याज पर कर्ज देता है। बंटी भी उसके पास जाता है। अरे बंटी भाई, आज इधर कैसे आए? कुछ काम है क्या? मुझे थोड़े पैसे चाहिए खेती के लिए, क्योंकि मुझे अच्छी फसल उगानी है और अच्छा मुनाफा कमाना है। हाथ में पैसे तुम मिल जाएंगे, मगर बताओ तो तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं उसी हिसाब से तुमसे ब्याज लूंगा। मुझे तो 2,000 रुपए चाहिए, बाद में लौटा दूंगा और तुम्हारा ब्याज भी दे दूंगा। तुमने तो कह दिया कि अगली फसल पर लुटा दोगे, पर तुम्हारा ब्याज का क्या ख्याल है? मेरा नियम है, मैं हर किसी से दोगुना ब्याज लेता हूँ। दोगुना तो बहुत है सेठ जी, कुछ कम कर लो।
पैसा ऐसे ही नहीं मिलता बंटी, चाहे तो तुम अपना खेत गिरने रख सकते हो, पर ब्याज कम नहीं होगा। लेना है तो लो वरना जाओ यहाँ से। उसकी बात सुनकर समझ जाता है कि अब साहूकार ब्याज कम नहीं करेगा। फिर बंटी साहूकार की बात मान लेता है और पैसे ले लेता है। बंटी घर लौटता है। अब बंटी के मन में लालच घर कर चुका है। क्या हुआ, तुमने उधार ले लिया? तुम्हें देखकर तो यही लग रहा है कि तुमने उधार ले लिया होगा। हाँ, अब हमारी फसल अंकित से भी अच्छी होगी। बस एक बार यह बीज बो दूं, फिर देखना हम अमीर हो जाएंगे और हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी और हमें जो चाहिए वह तुरंत ले लेंगे। विनीता कुछ नहीं बोलती है, मगर उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें और भी गहरी हो जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर बंटी बीज लेने जाता है। आए किसान जी, आपको क्या लेना है? मेरे पास अच्छी पैदावार वाले बीज हैं जिन्हें लगाने पर अच्छी पैदावार होती है। मुझे वह बीज दीजिए जिनमें ज्यादा पैदावार हो और मेहनत कम करनी हो, और कम समय में ज्यादा उपज देने वाले बीज दे दो। ओ, आप भी बड़े किसानों में जगह लेना चाहते हैं? ये बीज बहुत खास है, पर यह बीज बहुत महंगे भी हैं, पर कष्ट करके एक बार अपने ले लिए तो बहुत अच्छी पैदावार होगी। तो एक बोरी कितने की है? पहले आप मुझे ये बताएं, फिर मैं आपसे बीज लूंगा। एक बोरी 2000 की है, पर फसल बहुत अच्छी होगी। एक बार आप लेकर तो देखो। बीज तो बहुत महंगे हैं, मगर मैं एक बार अपनी किस्मत जरूर आजमाऊंगा। जो बीज 4 गुना फसल देते हैं उनकी कीमत भी 4 गुना होती है भाई। फिर बंटी उसे व्यापारी से एक बोरी खरीद लेता है और अपने घर में आकर रख देता है और अपने बेटे से कहता है, बेटा, ये बीज बहुत अच्छे हैं, उनसे हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। क्या बाबा, ये बीज जादुई बीज की तुम हमेशा बुरा ही क्यों? बेटा, ये बीज जादुई बीज से भी बढ़ के हैं। देखना, कुछ दिनों में हमारे खेत में फसल लहरा उठेगी और हमारी फसल अंकित से भी अच्छी होगी। बंटी पूरे खेत में बीज बो देता है। पुराने तरीकों को छोड़कर व्यापारी के द्वारा बताए गए तरीकों से बीज होता है। कहीं ये नए बीज हमारे खेत को नुकसान न पहुंचा दे। तुमने उसे व्यापारी की बात पर तुरंत भरोसा भी कर लिया है। पता नहीं फसल अच्छी होनी भी या नहीं। तुम हमेशा बुरा ही क्यों सोचती हो? अंकित की फसल देखी थी ना, कुछ दिनों में हमारी भी वैसी ही होगी। और कभी व्यापारी झूठ नहीं बोलते हैं, पहले वह फसल तैयार करते हैं, बाद में जोरों से बेचते हैं। विनीता चुप हो जाती है, मगर अभी उसका मन आशंकाओं से भरा होता है। धीरे धीरे एक सप्ताह बीत जाता है, मगर बंटी के खेत में एक भी बीज होगा नहीं था। वही खड़ा अंकित बोलता है। अरे भाई बंटी, तुमने बीज तो सही से बोए थे ना? एक सप्ताह बीत चुका है मगर तुम्हारा एक भी बीज जमा नहीं है। आखिर क्या बात है भाई, तुम्हारी बीजों ने जमाव क्यों नहीं लिया है? भाई अंकित, यह नए किस्म के बीज है, इसीलिए जमने में थोड़ा समय ले रहे हैं, लेकिन देखना ये सोना उगलेंगे। मैं इसीलिए थोड़ा इंतजार कर रहा हूँ। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है, मगर बंटी के बीज नहीं जमते हैं। ये साबित हो चुका था कि बंटी को खराब बीज मिले थे। हे भगवान, ये तेरा कैसा अन्याय है। मैंने सोचा था कि यह फसल अच्छी हो जाएगी तो मैं अमीर हो जाऊंगा, फिर मुझे ये गरीबी भी नहीं झेलनी पड़ेगी, मगर आपने ये क्या किया? मेरे बीज ही नहीं उगने दिया। आप, मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा? और फिर मैं साहूकार का कर्ज कैसे चुका पाऊंगा? अब तो मुझे ये लग रहा है कि मेरा खेत भी छीन लिया जाएगा। अब बंटी को बहुत दुख और चिंता हो रही थी। एक तो उसने पैसे कर्ज के लिए थे और उसकी फसल भी नहीं होनी थी। बंटी बड़े उदास मन से अपने घर चला जाता है, बल्कि घर पहुंच के उदास होकर खड़ा था तो उसकी पत्नी बोलती है, अजी हमारी फसल अच्छी तैयार हुई है नाम, मगर आप इतनी उदास क्यों नजर आ रहे हो? आखिर क्या बात हुई है?
अरे विनीता, मैं तुम्हें क्या बताऊं, सब कुछ बर्बाद हो गया है। हमारी फसल नहीं हुई है। अब तो मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि वह बीज ही खराब थे। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अब मैं दोबारा फसल कैसे उग पाऊंगा और साहूकार का कर्ज कैसे चुका पाऊंगा। कहीं साहूकार कर्ज के रूप में हमारा खेत ना छीन ले। मुझे तो पहले से ही उन बीजों पर शक था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तो ये सही ही है कि साहूकार हमारा खेत छीन भी लेंगे, क्योंकि तुम कैसे भी कहकर उनके कर्ज के पैसे चुका नहीं पाओगे। मैंने सोचा था कि हम अमीर बन जाएंगे, मगर सब खत्म हो गया। तुम सही ही कह रही थी। अगर मैं तुम्हारी बात मान ली होती तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। दोनों पति पत्नी बहुत चिंतित हो जाते हैं। उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है। शाम को गांव की चौपाल पर बहुत किसान बैठे और खड़े थे। तभी यह साहूकार का आदमी बंटी से कहता है, भाई बंटी, तुम्हें साहूकार याद कर रहे हैं तो तुम चलो मेरे साथ। जो तुम साहूकार जी से कर्ज लिया था वह चुकाने का समय हो गया है, तो तुम मेरे साथ चलो और साहूकार जी का कर्ज चुका दो। बंटी के माथे पर पसीना आ जाते हैं और आसपास बैठे किसान बंटी को देख रहे होते हैं। भाई बंटी, तुमने जल्दबाजी में बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। अब तुम्हारे साथ कोई ना कोई अनहोनी हो सकती है। साहूकार की जिसे बुलाते हैं उससे या अपना कर्ज मांगते हैं या फिर उसकी जमीन अपने नाम कर लेते हैं। भाई, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जो आपने बीज बताए थे उनको लेने के लिए मैंने साहूकार जी से कर्ज लिया था, लेकिन वह बीज भी अंकुरित नहीं हुई, तो मैं क्या कर सकता हूँ। बंटी के चेहरे पर बेबसी और लाचारी सांप चमक रही थी। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था साहूकार उसे क्या छीन सकते हैं। और भाई बंटी, तुम्हारी फसल अच्छी हुई है ना। साहूकार जी, सब बर्बाद हो गया। मैंने जो बीज बाए थे वह खराब निकल गए, उन्होंने अंकुर ही नहीं लिए। तो बर्बाद हो गया ना। तो क्या मैं भी अपना कर्ज भूल जाऊं, तुम यही कहना चाहते हो ना बंटी। नहीं साहूकार जी, मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने पैसे भूल जाएं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपका सारा कर्ज मेहनत करके चुका दूंगा। नहीं, मैंने तुम्हें 2,000 रुपए दिए थे। मेरा नियम है कि 2 गुना वापस लेना। तुम्हें 2,000 रुपए के 2 गुनी 4,000 मुझे देने होंगे। वह दे दो और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। 4,000? साहूकार जी, मैं इतनी जल्दी 4,000 रुपए कहाँ से लाऊंगा। मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो खेत दे दो, तुम्हारा कर्ज माफ हो जाएगा और तुम्हें मेहनत भी करनी नहीं होगी। नहीं साहूकार जी, मैं आपसे एक ही विनती करता हूँ कि आप मेरा खेत मुझे मत लो। मेरी कमाई का एक वही जरिया है। मैं आपसे एक विनती यह भी करता हूँ कि मुझे कुछ दिनों का समय और दे दीजिए, मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। देख बंटी, मैं आज तक किसी पर रहम नहीं किया है और ना ही उसे कभी ज्यादा समय दिया है, लेकिन तुझ पर रहम करता हूँ और कुछ दिनों का समय देता हूँ। और तू अपने खेत में अगर कोई भी फसल लगा देगा तो मैं तुझे और समय दे दूंगा, ताकि तेरी भी फसल अच्छी हो जाए और तू मेरे पैसे लौटा दे। साहूकार की बात सुनकर बंटी की आंखें चमक जाती हैं, क्योंकि उसको एक और मौका मिल रहा था अपना खेत बचाने के लिए। अगर वह मेहनत करेगा तो उसका खेत नहीं जाएगा। साहूकार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे थोड़ा और समय दे दिया। अब मैं बहुत मेहनत करूंगा और आपके पैसे चुका दूंगा, मगर मैं लालच नहीं करूंगा। बंटी खुशी खुशी अपने घर लौटता है। अरे जी, साहूकार ने आपसे क्या कहा? आपको थोड़ी और मोहलत दी। अरे विनीता, मुझे साहूकार जी ने कई दिनों की मोहलत दी है और कहा है अगर मैं कोई भी फसल के बीज अपने खेत में लगा देता हूँ तो वह मुझे और दोनों की मोहलत दे देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, मगर तुम बहुत मेहनत करना और लालच बिल्कुल भी मत करना। फिर बंटी बहुत मेहनत से अपने खेत में खुदाई करता है और बीज भी वह देता है। फिर कुछ महीनों के बाद बंटी की फसल बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तुमने मेरी यह फसल बहुत अच्छी थी है। अब मैं जाकर साहूकार जी से इस फसल की बात करके आता हूँ।
साहूकार जी, मेरी फसल बहुत अच्छी तैयार हुई है, तो आप मेरी फसल खरीद लो, जिससे मेरे ऊपर आपका कर्ज भी नहीं रहेगा। मैं तुम्हारी फसल के 4,000 रुपए दूंगा, जो मेरे ब्याज सहित होंगे। जब तुम अगली बार फसल तैयार करना तो तुम उन्हें बेचकर पैसे ले जाना। इस तरह पहले बंटी लालची था, बाद में मेहनती बन गया और अपना सारा कर चुका दिया। रामू अपने घर में परेशान गहरी सोच में अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था। ऐसी गहरी सोच में डूबने से कुछ नहीं होगा। हमारे घर में 2 दिनों से कुछ नहीं बना, भूख से हाल बेहाल होता जा रहा है। ये सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भूख तो मुझे भी लग रही है पूजा, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। जहाँ मैं काम करता था वहाँ काम खत्म हो गया है। ये सुनकर पूजा फूट फूट के रोने लगती है। भाग्य के खेल भी निराले होते हैं। पहले इतना था कि सबको देते हैं, आज इतना भी नहीं है कि एक वक्त का आटा भी नहीं खरीद सके। अब तुम उदास मत हो पूजा, हम कहीं ना कहीं से उधार लेकर आते हैं। मैं अपने छोटे भाई रमेश की हवेली पर जाना है, अब वही हमारे कुछ ना कुछ मदद करेगा। जाए जाए, बहुत दिन हो गए हैं अपने छोटे भाई से अपमानित हुए। मुझे पता है आपका भाई कुछ आपकी मदद नहीं करेगा, बल्कि आपको अपमानित ही करेगा। रामू कोई जवाब नहीं देता है और चुपचाप अपने छोटे भाई रमेश की हवेली की तरफ चल देता है। रमेश सबसे अधिक धनवान था। रमेश अपने बड़े भाई को अपनी हवेली में देखकर चौंक जाता है। अरे ये देखो कौन आया है, आइए आइए, आपका स्वागत है, लिए पधारिए। वह आज हवेली का रास्ता कैसे भूल गए? रमेश मेरे छोटे भाई, तुम तो जानते हो ना कि मेरी हालत कितनी खराब है। हमारे घर पर 2 दिनों से चूल्हा नहीं चला है। देखो हम पर दया करो और इतना धन दे दो कि हम बाजार से खरीद कर अनाज अपने घर ले जाए, ताकि हम एक वक्त का खाना खा पाए। वह समय का खेल है, बड़ा निराला। छोटे भाई के घर में बड़ा भाई भीख मांगने आया। वह भैया, पिताजी ने जब संपत्ति का बंटवारा किया था तो हम दोनों को सारी चीज आधी आधी बांट दी थी। आज देखिए भैया, मैं पिताजी की संपत्ति चौगुनी कर दी है। आपने अपनी संपत्ति को बर्बाद करके रख दिया। कुछ याद है भैया, आपके पिताजी ने बंटवारे में क्या क्या दिया था? अमन पुराने ख्यालों में खो जाता है। चंदन चारपाई पर लेटे थे और उनके दोनों बेटे अमन और रमेश उनके पास थे। मेरे बच्चों, लगता है कि मेरा अब अंतिम समय नजदीक आ गया है। मैं चाहता हूँ कि अब संपत्ति का बंटवारा आधा आधा कर लिया जाए। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि मैं बता सकूं कि मैं किसी व्यक्ति को क्या क्या देने वाला हूँ। ये सुनकर अमन बहुत दुखी हो जाता है। मेरे पिताजी, आप ऐसे मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि आप 100 वर्ष से भी अधिक जिएंगे, आपको कुछ नहीं होगा पिताजी। इतना कहकर चंदन लाल रमेश की तरफ देखने लगे। रमेश बेटा, जो हमारी नदी के किनारे वाला 15 बीघा खेत है वह मैं तुम्हें देता हूँ, और जो मेरे 12 बैल है वह तुम दोनों आपस में बांट लेना। इतना कहकर चंदन लाल को जोर से खांसी उठे। पिताजी, मैं अभी जाकर वेद जी को बुलाकर लाता हूँ। रुकिए रुकिए पिताजी। नहीं नहीं बेटा, मेरी पूरी बात सुन लो। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो सिर्फ मैं तुझे बताना चाहता हूँ। इतना कहकर चंदन लाल फिर से जोर से हंसने लगे। अमन लाल अपने पिता की हालत देख ना सका और दौड़कर वेद के पास चला गया।
वेद जी जल्दी चलिए, मेरे पिताजी की हालत बहुत खराब है, उन्हें बहुत तेजी से खांसी आ रही है, जल्दी चलिए। वैद तुरंत अमन के साथ उसके घर पहुंचा। जैसे ही वेद में चंदन लाल की आंखों देखी और फिर बोला, अमन लाल, तुमने आने में देर करती, अब तुम्हारे पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। इतना कहकर वेद वहां से चला गया और अमन लाल फुट फुट के रोने लगा। हाँ, याद आया, फिर हम दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी नई तरीके से जीने शुरू कर दी। तुमने पिताजी की दौलत मिट्टी में मिला दी और मुझे देखा, मैंने पिताजी की संपत्ति को दोगुना कर लिया है, और इतना ही नहीं, मैं इस गांव का चौधरी बन गया हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ क्यों बार बार तुम पुरानी बातें दोहरा रहे हो। सारा गांव जानता है कि मेरी किस्मत खराब निकली, मैं क्या करूँ। यही बात है भैया, जिसकी है किस्मत खराब मैं उसे उधर नहीं दे सकता। नियम तो नियम है, रमेश तो उसे ही उधार देता है जिस पर उसे भरोसा होता है कि वह उधार चुका सकता है। तुम्हें तो देखकर कोई भी व्यक्ति बता देगा कि तुम किसी का उधार चुका ही नहीं सकते। तुम्हें रुपए तो क्या, तुम्हें कोई गांव में पत्थर भी उधार नहीं देगा। अमन लाल की आंखों में आंसू आ गए। वह नजर नीचे करके अपमानित होकर वहां से चुपचाप चला गया। अमन लाल के जाते ही रमेश की पत्नी लता बोली, जेठ जी बड़ी आस लेकर तुम्हारे पास आए थे, तुम चाहते तो उन्हें उधार दे सकते थे, आखिर तुम उनके छोटे भाई हो। ये सुनकर रमेश अपनी पत्नी को गुस्से में बोला, तू अपनी बकवास बंद कर दे। बचपन से लेकर आज तक बड़े भाई को ही प्यार किया है और मेरे साथ हमेशा ही नौकरों जैसा बर्ताव किया है, बस तभी से मैं भाई को बर्बाद करना चाहता हूँ। भाई कभी भी ये जान नहीं पाएगी आखिरकार उनकी किस्मत इतनी खराब क्यों है। क्या मतलब है तुम्हारा? रमेश अपने हाथ की अंगूठी दिखाते हुए बोलता है। यह अंगूठी देख रही हो लता, जो मैंने अपनी उंगली में पहनी है। हाँ, यह अंगूठी तुम बहुत दिनों से पहन रहे हो, पर यह एक साधारण से हम होते हैं। तुम चाहो तो हीरे की अंगूठी में पहन सकते हो, इतने धनवान हो। यह अंगूठी साधारण अंगूठी नहीं है, भगवान ही मेरा व्यापार जो इतना बड़ा है केवल इसी अंगूठी के बदौलत है। इतना कहकर हंसते हुए रमेश चला गया। उधर अमन लाल मुंह लटकाए हुए अपने घर लौटा और फूट फूट के रोने लगा। मेरी तो वैसे भी मर्जी नहीं थी कि तुम अपने छोटे भाई के पास मदद मांगने जाओ, पर मैं चाह कर भी तुम्हें रोक न सकी क्योंकि भूख ने मेरा हाथ बांध रखा था। चलो पूजा, इस संसार में नहीं रहेंगे, जंगल चलते हैं। जंगल में फल होने से कोई रोक टोक नहीं करेगा, देखते हैं वहाँ क्या होता है। चलो। पूजा मजबूरी में हाँ कर देती है, अमन लाल के साथ जंगल की ओर चल देती है। जंगल के अंदर जाने के बाद अमरलाल को एक फलों से भरा हुआ पेड़ दिखता है। जैसे ही वह फल तोड़ने जाता है उसे एक आवाज सुनाई देती है, रुक जाओ, उसे पेड़ के फल मत तोड़ो, वह एक श्रापित पेड़ है, उसे वृक्ष पर एक दानव का बसेरा है। अगर तुमने उसके फल को तोड़ा तो वह दानव बाहर आ जाएगा और तुम दोनों पति पत्नी को मार डालेगा। तो ये तो अच्छी बात है ना साधु महाराज, भूख से मरने से तो अच्छा है कि हम पति पत्नी दानव के हाथ मारे जाएं। वैसे भी इस जंगल में एक यही फलदार वृक्ष नजर आ रहा है, मर जाने दीजिए, हमें मर जाने दीजिए। शांत हो जाओ तुम दोनों। सुनो, इस जंगल से 15 कोस दूर एक और जंगल है, वहाँ तुम्हें बहुत अच्छे फल मिल जाएंगे।
लेकिन साधु महाराज, हम पति पत्नी 2 दिनों से भूखे हैं, वहां तक जाते जाते ही हम दोनों मर जाएंगे। इससे अच्छा तो यही है कि हम दोनों इस पेड़ के फल तोड़कर पहले हम दोनों अपनी भूख को शांत करते हैं, जब चाहे मार डाले, हमें कोई परवाह नहीं। उन दोनों की बात सुनकर साधु को बहुत तरस आया। तुम्हारी शक्ल मुझे किसी की याद दिलाती है, क्या तुम बिरजू सेठ के पुत्र हो? हाँ, ये तो मेरे पिता का नाम है, लेकिन आप उन्हें कैसे उनका नाम जानते हो साधु महाराज? तुम्हारी शक्ल बिरजू सेठ से बहुत मिल रही है, इसीलिए मैंने तुमसे पूछा। अच्छा ये बताओ, बिरजू सेठ अब कैसे हैं? पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। महाराज, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। अमनलाल शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना साधु महाराज को बताता है। ये सुनकर साधु महाराज चौंक गए और अपनी आंखें बंद। खाली कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोलकर अमनलाल की ओर देखा। अरे, तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है अमनलाल, और जिस मूर्ख ने तुम्हारे साथ धोखा किया है वह नहीं जानता है कि उसने अपनी ही बर्बादी को बुला लिया है। कैसा धोखा साधु महाराज जी, और किसने किया है धोखा? जिसने भी तुम्हारे साथ धोखा किया है अमनलाल, उसका चेहरा बहुत जल्दी तुम्हारे सामने होगा। नीति और किस्मत के खेल बड़े ही निराले होते हैं अमनलाल। अक्सर आदमी दूसरी की किस्मत छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं जानता जो जिसकी किस्मत में लिखा होता है वह उसको मिलकर रहता है, और किस्मत के लिखे को कोई नहीं छीन सकता। साधु ने एक मंत्र पढ़ा और अगले ही वक्त साधु के हाथ में कुछ पैसे प्रकट हो गए। साधु ने उन पैसों को अमनलाल को पकड़ते हुए कहा, अमनलाल, तुम इन पैसों को ले जाओ। इन पैसों से अपनी और अपनी पत्नी की भूख शांत कर सकते हो। और हाँ, याद रखना, नीति तुम्हारी और परीक्षा लगी, परंतु तुम हिम्मत मत हारना। तुम देखोगे कि तुम्हारी किस्मत कैसे बदलती है। ओम नमः शिवाय। इतना करके साधु महाराज वहां से चले गए। अमनलाल की समझ में कुछ नहीं आया। वह अपनी पत्नी को लेकर घर लौट आया। घर पहुंचते ही अमनलाल सबसे पहले कुछ अनाज लाता है, फिर दोनों पति पत्नी पेट भर के खाना खाते हैं। साधु महाराज की बातों पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अभी और मुसीबतें आएंगी, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। हाँ, तुम सही कह रही हो आरती। मैं आज हूँ काम की तलाश में जाता हूँ, उसको मिलेगा ही। इधर रमेश अपनी अंगूठी को निहार रहा था, तभी एक पंछी आती है। उसके शरीर से खून बह रहा था। अरे, ये इसके शरीर से तो खून निकल रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने अपनी नुकीली चोट से घायल कर दिया है। तो मुझे तो मेरी हवेली पर फर्श को गंदा कर रही है, रुक जाओ। इतना कहकर रमेश पंछी को बाहर उठाकर फेंक देता है। पंछी उड़कर दोबारा रमेश के पास आती है। अब वह क्रोध में प्रतीत होती है।